I am Mahipal Swami, PGD Physics from KV2 Bikaner. Student, in this lecture we will discuss surface tension, surface energy, angle of contact and application of surface tension. तो चलिए स्टार्ट करते हैं surface tension से. Students, actually it has been found that a liquid in a small quantity, जैसे कि अगर हम ड्रॉप की बात करें, so we can say that liquid drop at rest free from external forces always tends to have spherical shape. यानी अगर ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, स्मॉल लिक्विड है, तो वो उसकी एक टेंडेंसी रहती है, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, कि वो एक स्फेरिकल शेप ले ले. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम गिवन वॉल्यूम की बात करें तो गिवन वॉल्यूम में स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है. Hence it shows that the free surface of every liquid, हर लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है, has a tendency to have a least surface area. उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो अपना सरफेस एरिया सबसे कम से कम करने की कोशिश करेगी. और ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, ऑटोमेटिकली अपना सरफेस एरिया कम से कम करना चाह रही है, उसकी टेंडेंसी होती है. इस प्रॉपर्टी को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं. देयरफॉर सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया. अपने फ्री सरफेस एरिया को सबसे कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश करता है एवरी लिक्विड, और इस प्रॉपर्टी को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो फ्री सरफेस है वो हमेशा एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी. वो इस तरह से बिहेव करती है कि उस पर लगातार कोई फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से ये जो फ्री सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एक तनी हुई मेम्ब्रेन की तरह, तनी हुई झिल्ली की तरह बिहेव करती है. और अगर हम सरफेस टेंशन का मेजरमेंट लेना चाहें, मैथमेटिकली उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हमारी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी दैट सरफेस टेंशन of liquid is measured as the force acting per unit length on an imaginary line drawn tangentially on the free surface of the liquid. जैसे हमने कोई लिक्विड का फ्री सरफेस लिया है और इस लिक्विड की फ्री सरफेस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है. ये इमेजिनरी लाइन इस फ्री सरफेस के प्लेन में है, तो इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर और यूनिट लेंथ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स को ही, ये मान लेते हैं हमने लेंथ L लिया है, और इस फोर्स को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं. सरफेस टेंशन को हम T से डिनोट करते हैं. तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. एक्चुअल में हम इसको लेंथ ना बोल के इफेक्टिव लेंथ बोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, अब क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती है. सो सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन इफेक्टिव लेंथ. अब हम सरफेस टेंशन के कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं. जैसे सबसे पहले इसका फॉर्मूला. तो सरफेस टेंशन को कुछ बुक्स में S से भी डिनोट किया जाता है, हम इसको T से डिनोट करेंगे. और फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पर? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ. और ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो अभी आगे आएगा. अगर हम डायमेंशनली इस फॉर्मूला को चेक करें तो बिल्कुल सही है. जैसे ये फोर्स अपॉन लेंथ है, तो हमने क्या किया, ऊपर भी लेंथ से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई किया. और ये लेंथ इंटू लेंथ एक तरह से एरिया को डिनोट कर रहा है, और फोर्स इंटू लेंथ यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क को डिनोट कर रहा है. मैंने अभी केवल मैथमेटिकली बताया है, बाकी हम डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया है. तो सरफेस टेंशन का हमारा मेन फॉर्मूला क्या होगा? इट इज़ दी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. और ये कौन सी लेंथ है? जो हमने लिक्विड के सरफेस पे ड्रॉ किया है. अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की यूनिट की. अभी हमने डिस्कस किया है दैट सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? SI यूनिट की बात कर रहे हैं, दिस इज न्यूटन. और जो लेंथ है इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर. सो न्यूटन अपॉन मीटर. या फिर अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कहें तो ये क्या हो जाएगा? जूल. ऊपर जूल है न्यूमिनेटर में, और अपॉन में चेंज इन एरिया, यानी एरिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? मीटर स्क्वायर. जूल अपॉन मीटर स्क्वायर. तो ये दोनों ही SI यूनिट है सरफेस टेंशन की. अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ऊपर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन होगा m1 L1 T-2, और अपॉन लेंथ इट मीन्स L1. तो L1 से L1 कैंसिल, एंड वी विल गेट m1
L0T-2। तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट सरफेस टेंशन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन का हम बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है इसके पास, केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई। यहाँ पर हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है दैट सरफेस टेंशन इज़ अ मॉलिक्यूलर फिनोमेना। जो सरफेस टेंशन, जो लिक्विड में प्रॉपर्टी आई है सरफेस टेंशन की, वो एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। और मॉलिक्यूलर फिनोमेना में भी हम ये कह सकते हैं दैट विच इज़ ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट होता है, और जिसका जो रूट कोज है वो है इलेक्ट्रिकल नेचर। इसी तरह से अगर हम बात करें कि सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता, तो हमें ये पॉइंट हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा दैट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम लिक्विड चेंज कर देंगे उसका सरफेस टेंशन बदल जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूला में हमें दिख रहा है जैसे एरिया आया हुआ है, लेंथ आया हुआ है, तो हमें देखने से लग रहा है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन नहीं। सरफेस टेंशन इज दी इंडिपेंडेंट ऑफ दी सरफेस एरिया ऑफ फिल्म। फिल्म के सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे कुछ भी एरिया हो फिल्म का। और लेंथ ऑफ द लाइन, और जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसके लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता। तो अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज़ द इफेक्टिव लेंथ। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस इफेक्टिव लेंथ का क्या मीनिंग है। देखिए, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो ये एक वायर का टुकड़ा है, या मान लो ये एक नीडल है, और इस नीडल की जो लेंथ है वो मान लो L है, और वो लिक्विड के फ्री सरफेस पे रखी हुई है, और सरफेस टेंशन की वजह से ये डिप नहीं कर रही उसके अंदर। अब मैं इस नीडल को यहाँ से उठाना चाहता हूँ, इस लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उससे मैं उठाना चाहता हूँ इसको। तो उठाना चाहता हूँ, तो अगर आप विजुलाइज करो तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो जब हम इसको उठाते हैं तो एक बार पानी भी तो इसके साथ आएगा, जो लिक्विड जिस लिक्विड में भी रखा हुआ वो लिक्विड भी तो इसके साथ ही उठेगा कुछ देर तक, कुछ डिस्टेंस तक। सरफेस टेंशन की वजह से अभी हमने डिस्कस किया है। तो अगर अब मुझे इस नीडल को ऊपर उठाना है तो मुझे यहाँ पर दो फोर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला फोर्स जो होगा मेरा वो इस सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए, और दूसरा इस नीडल का जो वेट है उसको ओवरकम करने के लिए। तो जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको मैं Ft डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला फोर्स है, मैं इसको Ft से डिनोट कर रहा हूँ। तो Ft का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू L। ये L नहीं है यहाँ पर, एक्चुअल में ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। तो ऐसा नहीं है आप यहाँ पर L आप लेंथ दिख रहे हो तो इधर L लिख दोगे, वो गलत होगा। एक्चुअल में हमें Ft की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, T सरफेस टेंशन इनटू 2L। क्योंकि लिक्विड की एक लेयर आपको इस तरफ दिख रही है, तो इस सरफेस के बैक साइड में भी तो है यहाँ पर। जैसे मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, तो ये जो लिक्विड है इसके इस तरफ में भी तो लिक्विड साथ में आया है हमारे। तो इसलिए यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ है वो L न लिख के हमें 2L लिखना पड़ेगा। और अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, ग्रीन में ग्रीन आ गया, कलर चेंज कर लेते हैं। तो टोटल फोर्स की बात करें, सो F नेट इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स और प्लस इसका वेट, मान लेते हैं इसका वेट m है तो mg। तो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, T इंटू 2L प्लस mg। ठीक है। अब मान लो एक और फॉर्मूला मैं डिस्कस करता हूँ। मान लेते हैं इस बार वायर की जगह मेरे पास रिंग है, और ये भी किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर रखी हुई है, उसके फ्री सरफेस पे रखी हुई है। तो अब और इसको भी मैं यहाँ से उठाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले फोर्स ड्यू टू दैट सरफेस टेंशन ये फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन T इंटू L इफेक्टिव। तो यहाँ पर L इफेक्टिव क्या होगा, ये रिंग है, और रिंग को अगर हम कंप्लीट स्ट्रेच करें तो हमें क्या मिलेगा, एक वायर ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, Ft इज इक्वल्स टू T इंटू 2πr। यस, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ये वायर है तो इधर भी तो दो सरफेस बन गई, एक इस तरफ, बिल्कुल ये इसी वायर की तरह ही है, तो एक तो यहाँ पर
और एक इसके इस तरफ भी तो सरफेस है, यहाँ पर इस तरफ भी तो पानी आएगा, मतलब इसमें ये दो फिल्म बन रही है, इधर लिक्विड की दो थिन फिल्म बन रही है इधर। सो हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, F net इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस एम जी, और इस बार एफ टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, T इंटू 4πr प्लस एम जी। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। और अगर इस रिंग की जगह सपोज मेरे पास अगर यहाँ पर एक डिस्क होती, तो अब इसका जो एक फिल्म है वो कैंसिल हो गया, एक फिल्म है कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको अब ऊपर उठाना चाहूँ तो यहाँ पर केवल ये एक फिल्म ही ड्रॉ हो रहा है इधर, है ना। तो अब यहाँ पर हमें इस 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस केस में, डिस्क के केस में, तो मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड केस में जो एफ टी होगा, दिस इज दी टी इंटू 2πr ओनली, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इस बार हमारे पास केवल एक ही फिल्म है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सिंपल, उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहेंगे। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर रूल पे डिपेंड नहीं करते हैं, और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो इस तरह के रिलेशन को फॉलो करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहा जाता है। और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ये 2 तरह के होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। अब हम ये डिस्कस करते हैं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। और हमने कहा भी था कि जो सरफेस टेंशन है उसके लिए कोहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से एडहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस is called adhesive force. For example, the force of attraction acting between the molecules of paper and ink. पेपर और इंक के जो मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स होगा। अगर इसी तरह से हम बात करें कि वाटर है वो ग्लास को वेट कर देता है, इसका मतलब यहाँ पर भी एडहेसिव फोर्स लग रहा है वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में। अगर हम बात करें गम की, तो गम हैज़ अ ग्रेट एडहेसिव फोर्स फॉर अ सॉलिड सरफेस देन वाटर। तो इसी तरह से कोहेसिव फोर्स। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर में ही, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, या फिर ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच की बात की, मतलब यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो 2 डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लग रहे हैं, और यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि जो मरकरी है वो ग्लास को वेट नहीं करता, ग्लास को गीला नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मरकरी के जो मॉलिक्यूल है उसका कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड मरकरी, कि ग्लास और मरकरी के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो कम है, और मरकरी के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है। इस वजह से जो मरकरी है वो ग्लास पे नहीं चिपकता। अगर हम इसी तरह से बात करें सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, साइज होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोहेसिव फोर्स है, वो बहुत लार्ज है। लेकिन अगर हम उसको लिक्विड से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है। तो लिक्विड का जो कोहेसिव फोर्स है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है लिक्विड के ही मॉलिक्यूल के बीच में, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस आर वंडर वॉल फोर्सेस, और बिल्कुल शॉर्ट रेंज फोर्स भी होते हैं ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम सरफेस टेंशन को विजुलाइज कैसे करें। तो विजुलाइज करने के लिए इस लिक्विड की जो फ्री सरफेस है उसको हम देखते हैं, और अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, और हमने इसको जूम किया, अब हम इसको और जूम कर रहे हैं और जूम कर रहे हैं, हम माइक्रो लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको और हमने जूम किया और जूम किया, तो इससे हम विजुलाइज कर सकते हैं सरफेस टेंशन को। जैसे अगर हम इसको थोड़ा और इसको जूम करें, थोड़ा इसको और जूम करें,
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये वाली जो अपर लेयर जो दिख रही है, अपर लेयर कुछ इस तरह से अरेंज हुई है ये। तो अगर हम इन सभी को इस तरह से, बिल्कुल अपर लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, फ्री सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये जो फ्री सरफेस है वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती है। अगर हम इसी तरह से इसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये बाकी अदर मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं। तो और इनके बीच में क्या लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लग रहा है। इसी तरह से ये वाले जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में भी क्या लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है, कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि हम उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के ये कौन से मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, जो फ्री सरफेस से थोड़े अंदर की तरफ है। अगर हम इसी तरह से फ्री सरफेस के किसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इस मॉलिक्यूल को लिया, तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो उन दोनों के बीच में तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा ही नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो अंदर की जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अगर अब हम इसी मॉलिक्यूल को किसी अंदर के मॉलिक्यूल से कंपेयर करें, जैसे अभी मैं इस मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो इसके ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, जिसकी वजह से ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करे। लेकिन इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स लग रहा है और वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो अगर इस तरह से ये जो टॉप लेयर है, इस टॉप लेयर के हर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो हर मॉलिक्यूल एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होने की वजह से ये जो टॉप मॉलिक्यूल है ये हमेशा अरेंज होते जाएंगे। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सा क्रिएट हो रखा है, लेकिन इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये बैलेंस होते रहेंगे और एक इस तरह का लेयर बना लेते हैं। यही टॉप लेयर है और इसी को हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ लगातार फोर्स लग रहा है और इस वजह से ये एक टाइट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है ड्यू टू दी मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यही सरफेस टेंशन है। अब हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी या सरफेस फ्री एनर्जी। जैसा कि अब हमें पता है कि लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया कम से कम करने की कोशिश करे। सो इफ द एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हैज़ टू बी इंक्रीज, अगर हम उसका जो फ्री सरफेस है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या हम कह सकते हैं उस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें स्टोर होता रहेगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो द सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड पजेस एडिशनल एनर्जी एज कंपेयर टू द बल्क लिक्विड। जैसे यहाँ पर लिक्विड है, कंप्लीट लिक्विड फील्ड है, लेकिन ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, और ये जो एडिशनल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है और उसी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। सो इफ वी इंक्रीज द फ्री सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड देन वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, और अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दिस वर्क डन इज स्टोर इन लिक्विड सरफेस एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो उस सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एंड दिस एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस इज नॉन एज दी सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, वर्क डन या एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एरिया। E इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय एरिया, चेंज इन एरिया। इसी वजह से स्टार्टिंग में हमने ये फॉर्मूला भी लिखा था दैट T इज इक्वल्स टू वर्क डन या एनर्जी डिवाइड बाय चेंज इन एरिया, और याद कीजिए वहाँ पर हमने फिर एक यूनिट भी लिखी थी जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। तो वो इसलिए यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो यहाँ पर T क्या है, सरफेस टेंशन है। सो हियर दिस T इज द सरफेस टेंशन एंड दिस डेल्टा A इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अगर हम इसी तरह से अगर हम वर्क डन फाइंड करें, सो वर्क डन इन ब्लोइंग अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप को ब्लो करने के लिए अगर हम वर्क डन फाइंड करें तो वो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा A।
मान लेते हैं पहले लिक्विड ड्रॉप ये था और अब हमने लिक्विड ड्रॉप को ब्लॉक किया और ये लिक्विड ड्रॉप कुछ इस तरह से बन गया। तो हमने इसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया है, तो हमें इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इस फॉर्मूला से आ जाएगा। टी यहाँ पर सरफेस टेंशन हो गया, दिस डेल्टा ए, मान लेते हैं यहाँ पर इसका जो रेडियस है R1 है और यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो R2 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है इसलिए यहाँ पर एरिया हो गया 4πr1 स्क्वायर सरफेस एरिया और इधर एरिया हो जाएगा 4πr2 स्क्वायर। तो जो वर्क डन होगा लिक्विड ड्रॉप को ब्लो करने में, दैट इज T इज इक्वल्स टू 2π इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम 100 बबल को ब्लो करें तो उसके लिए कितना वर्क डन फाइंड करना होगा। एक्चुअल में 100 बबल के केस में हमारे पास दो फ्री सरफेस है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस वजह से उसको, यानी जो पहले वाला हमारे पास जो फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू T इंटू 4πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फ्री सरफेस है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं our next topic, angle of contact. The angle of contact between a liquid and solid in contact is defined as the angle between the tangent, यानी यहाँ पर कोई दो टेंजेंट है, उन दोनों के बीच का एंगल है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि वो दो टेंजेंट हमें कहाँ ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम इन दो फिगर की बात करें तो इन दोनों फिगर में आपको दिख रहा है कि एक में हमने एज्यूम किया है कि हमारा लिक्विड है वो बिल्कुल एक स्मॉल ड्रॉप के फॉर्म में है और एक में हमने ऐसा एज्यूम किया है कि लिक्विड हमारा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, एक टेंजेंट हमने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रखी है अगर हम इस फिगर की बात करें, और दूसरी टेंजेंट हमने इस तरह से ड्रॉ की है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है दैट इट इज द एंगल बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इन कॉन्टैक्ट is defined as the angle between the tangent to the liquid surface at the point contact. लिक्विड की सरफेस पे जहाँ पर दो सरफेस का कांटेक्ट है वहाँ से लिक्विड की सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, और जो दूसरी टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है वो सॉलिड सरफेस पे करनी है बट दैट इज इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पर एक जो टेंजेंट है वो तो हम लिक्विड पे हमने ड्रॉ की है और कहाँ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, और जो दूसरी टेंजेंट हमने ड्रॉ करनी है वो लिक्विड से होते हुए सॉलिड पे ड्रॉ करनी है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक टेंजेंट तो हमने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टेंजेंट तो हमने ड्रॉ किया लिक्विड पर और दूसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया लिक्विड से होते हुए इनसाइड द लिक्विड, और सॉलिड पर हमने, लिक्विड के अंदर से हमने सॉलिड पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस केस में तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है और इस केस में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिनोटेड बाय थीटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। ये जो लिक्विड और सॉलिड है इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ही हम लिक्विड या सॉलिड चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें वाटर और ग्लास, अगर हम इन दोनों के पेयर की बात करें तो इन दोनों के पेयर के लिए जो थीटा होता है यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री के आसपास होता है। क्योंकि जो वाटर है वो ग्लास को वेट करता है, ग्लास को वेट कर देता है, इसलिए वो शेप है कुछ इस तरह की शेप आती है जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप को हम ग्लास पे डालते हैं। तो इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा, ये, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा, एक तो हमें लिक्विड की सरफेस पे और दूसरा सॉलिड पे बट इनसाइड द लिक्विड, तो ये वाला एंगल होगा, ये स्मॉल एंगल होगा फॉर वाटर ग्लास पेयर के लिए। इसी तरह से अगर हम दूसरे पेयर की बात करें तो इसी तरह से जैसे मान लेते हैं हमने मरकरी और ग्लास, अगर हम ये पेयर लेते हैं तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अगर हम मरकरी को ग्लास पे डालते हैं तो मरकरी ग्लास को वेट नहीं करती क्योंकि मरकरी का कोहेसिव फोर्स मरकरी ग्लास के एडेसिव फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मरकरी ग्लास को वेट नहीं करती है। तो इस केस में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा जो अभी हमने बनाया था, यानी इस तरह का। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, 90 से ज़्यादा होगा, और इस केस में जो थीटा होता है लगभग 140 डिग्री के आसपास हो सकता है, 138, 135, 140 के आसपास हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर हम बात करें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नेचर पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट
सोल्यूबल की इम्प्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर हम किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और वो कंप्लीटली उसके अंदर सोल्यूबल है तो उस केस में की वैल्यू कम होगी, और अगर वो पार्शियली सोल्यूबल है तो उस केस में थीटा ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। नंबर 1, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हमारे लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है एंड बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। ये इसी का एग्जांपल हो गया दैट एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन मिनिमम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन मैक्सिमम होगा। नाउ सरफेस टेंशन डिक्रीजेज व्हेन पार्शियली soluble impurities such as soap, detergent, Dettol, phenol, etc. are added in water. Partially soluble impurity जब लिक्विड में होती है तो उस केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। और यही अगर हमने सोल्यूबल कुछ ऐसा ऐड किया है जो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो तो उस केस में सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, or we can say that some phenomena based on surface tension. Number 1, that medicines used for washing wounds as Dettol have a surface tension lower than water. उनका surface tension water से कम होता है ताकि वो आसानी से वुंड पर अप्लाई हो सके। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फिनोमिना की, that hot soup is more tasteful than the cold one. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने डिस्कस किया था फैक्टर में कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। तो अगर हम हॉट सूप की बात करें तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है और ठंडे सूप के बजाय। तो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन जो हॉट सूप है वो हमारे टंग पर लार्ज एरिया पर स्प्रेड हो जाता है, तो इसलिए वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। That insect and mosquitoes swim on the surface of the water in ponds. वो आसानी से स्विम कर सकते हैं due to the surface tension. If kerosene oil is sprayed on the water surface, the surface tension of water is lowered. क्योंकि ये हमने पढ़ा है। And the insect and mosquitoes sink in water and are dead. और वो वाटर में सिंक कर जाते हैं और मर जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। If we deform a liquid drop by pushing it slightly, then due to surface tension, it again becomes spherical. जैसे कोई लिक्विड ड्रॉप है, बहुत ही स्मॉल लिक्विड ड्रॉप है, अगर हम उसको स्लाइटली पुश भी करते हैं तो सरफेस टेंशन और फिर उसको वापस छोड़ते हैं तो सरफेस टेंशन की वजह से वो वापस स्फेरिकल हो जाती है। इसी तरह से इफ़ अ नीडल इज प्लेस्ड ऑन द वाटर कैन बी मेड टू फ्लोट ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अगर हम उसको भी नीडल को भी पानी के लिक्विड के अपर सरफेस पे रखते हैं तो उसको भी हम फ्लोट करवा सकते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। इसी तरह से जो वॉशिंग पर्पस होता है, वॉशिंग पर्पस के लिए हम जनरली गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है और सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से वो आसानी से जो गैप है कपड़े के वहाँ पर भी पानी जा सकता है और वो अच्छे से वॉशिंग करेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें टूथपेस्ट की, देन टूथपेस्ट कंटेन्स सोप विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। और ये भी क्या करता है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है एंड हेल्प इट स्प्रेड फ्रीली इन द माउथ। और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो हमारे पूरे टीथ पर, माउथ पर अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और अच्छे से वॉशिंग और क्लीनिंग करता है।